नमस्कार। किसी भी देश को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर उसकी जमीन से, उसके नक्शे से। और भारत की कहानी तो खुद उसके नक्शे पर लिखी है। आज हम इसी कहानी के पहले पन्ने को पढ़ेंगे, भारत का आकार और दुनिया में उसकी जगह। तो सवाल यही है, इतना बड़ा, इतना विविध देश, इसको समझना शुरू करें तो कहाँ से करें? क्या हजारों साल पुरानी संस्कृति से, या फिर इसके इतिहास के पन्नों से, या शायद आज की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से? असल में इन सब चीजों की जड़ एक ही जगह है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर भारत की पूरी पहचान टिकी है, और वो है दुनिया के नक्शे पर इसका आकार और इसकी स्थिति। तो चलिए आज की पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए दुनिया के ग्लोब को घुमाते हैं और देखते हैं कि भारत असल में है कहाँ, क्योंकि कुछ नंबर हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स जो इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का पता बताते हैं। समझिए ये एक तरह का ग्लोबल एड्रेस है। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये हमें दो बहुत जरूरी बातें बताते हैं। पहली, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और दूसरी, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर और प्राइम मेरिडियन के पूरब में। और यही लोकेशन, यही स्थिति भारत के अनोखे मौसम और दुनिया में उसकी खास जगह की पहली वजह है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। अब बात करते हैं इसके साइज की, इसके विशाल आकार की। और यहाँ आंकड़े कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का कुल एरिया। सुनने में शायद ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर लगे, है ना? पर इसको ऐसे समझिए, ये दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% है। इतना बड़ा कि यूरोप के कई छोटे मोटे देश तो इसमें आराम से समा जाएं। और इसी एरिया के साथ भारत दुनिया का 7वां, जी हाँ 7th सबसे बड़ा देश बन जाता है। मतलब हमसे बड़े सिर्फ 6 देश और हैं। इससे हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम कितने बड़े हैं। तो वो 6 देश कौन से हैं? सबसे ऊपर है रशिया, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। तो ये लिस्ट देखकर एकदम साफ हो जाता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों की लीग में शामिल है। अब जरा देश के अंदर के फैलाव को देखते हैं। अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का सफर करें तो ये दूरी है करीब 3214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम में गुजरात के कच्छ से निकलकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक जाएं तो ये होता है 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास हैं। सोचिए कितना विशाल फैलाव है। तो इस विशाल आकार के साथ आती हैं लंबी लंबी सीमाएं। चलिए अब इन बॉर्डर्स और लाइंस पर जरा और गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये देश के कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। भारत की सीमाओं की कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ है इसकी जमीनी सरहद, जो कि 15,200 किलोमीटर लंबी है। सोचिए ये हमें कितने ही पड़ोसी देशों से जोड़ती है। और फिर दूसरी तरफ है इसकी कोस्ट लाइन, यानी समुद्री तटरेखा। द्वीपों को मिलाकर ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो एक तरफ जमीन, दूसरी तरफ समंदर, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब एक और जरूरी लाइन की बात करते हैं जो भारत के बीच से गुजरती है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे तो ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब असल में जमीन पर खींची नहीं है, पर इसका असर बहुत असली है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है और ऊपर का सब ट्रॉपिकल। और भारत के मौसम में जो इतनी वैरायटी है ना, उसकी एक बड़ी वजह यही रेखा है। और ये रेखा एक सफर तय करती है भारत के 8 राज्यों से होकर। पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में पूरब में मिजोरम से बाहर निकल जाती है। सच में ये देश को 2 क्लाइमेटिक हिस्सों में बांट देती है। यहाँ एक बड़ी मजेदार पहेली सामने आती है। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उग जाता है उसके लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होती है, लेकिन दोनों जगहों पर घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST में। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। हमारा देश पूरब से पश्चिम तक लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, और धरती को 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट, पूरे 2 घंटे।
अब अगर हर शहर अपना अपना टाइम फॉलो करता तो कितनी कंफ्यूजन होती। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड मान लिया गया और उसी लाइन के टाइम को पूरे देश का टाइम बना दिया गया। बस इसीलिए हमारी घड़ियां एक साथ चलती हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत की लोकेशन, खास तौर पर इंडियन ओशन में इसकी जो मौजूदगी है वो इसे कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा पहुंचाती है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो इंडियन ओशन में भारत की जो पोजीशन है वो कमाल की है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, डेक्कन पेनिनसुला, वो एक बड़े जहाज की तरह समंदर में दूर तक चला गया है। ये अनोखी लोकेशन इसे एकदम सेंटर में रखती है। पश्चिम की तरफ से यूरोप और अफ्रीका के रास्ते और पूरब की तरफ से ईस्ट एशिया के रास्ते सब यहीं से होकर गुजरते हैं। ये इसे एक नेचुरल ट्रेडिंग हब बना देता है और इसी लंबी कोस्टलाइन ने सदियों से भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोले रखे हैं। और इसी बात पर एक बहुत सटीक लाइन कही जाती है, हिंद महासागर पर किसी और देश की इतनी लंबी कोस्टलाइन नहीं है जितनी भारत की है। और भारत की यही जबरदस्त लोकेशन इस बात को सही ठहराती है कि एक पूरे महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। और भारत की ये ज्योग्राफी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अपने पूरे आस पड़ोस को भी एक पहचान देती है और इसी पहचान को हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट होता क्या है? सीधा सा मतलब है महाद्वीप का एक ऐसा बड़ा हिस्सा जो पहाड़ों या समंदर की वजह से बाकी महाद्वीप से थोड़ा अलग थलग हो और जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बन गई हो। कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक मिनी कॉन्टिनेंट जैसा है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है? इसमें आते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इन सब के बीच में बिल्कुल केंद्र में भारत। ये सारे देश हिमालय के पहाड़ों और गहरे समुद्र की वजह से बाकी एशिया से एक तरह से कटे हुए हैं और इसी वजह से इनका इतिहास और कल्चर भी आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत का आकार और उसकी लोकेशन ही उसकी असली पहचान की बुनियाद है। कहते हैं कि ज्योग्राफी किसी भी देश की कहानी लिखती है, उसकी किस्मत तय करती है। तो सवाल ये है कि भारत की ये जो हजारों साल पुरानी भौगोलिक विरासत है वो आने वाले कल में इसकी कहानी को और कौन सा नया मोड़ देगी।